और यह सुझाया गया कि हिंदुओं को मुसलमानों के बड़े भाई की तरह पेश आना चाहिए, और गांधी ने इस थ्योरी को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। गांधी ने कहा हिंदू मुसलमानों के सरपरस्त नहीं हो सकते और उन्हें यह ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। 1947 में गांधी जब दिल्ली में टिके हुए थे, पंजाब जाने के पहले, जहां उन्हें जाने नहीं दिया गया नाथूराम गोडसे की 3 गोलियों के चलते, तब गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि आप दरअसल मुस्लिम परस्त हैं। और यह गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के एक वक्तव्य में कहा कि मेरे बारे में यह कहा जाता है कि मैं मुस्लिम परस्त हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं मुस्लिम परस्त हूं। मैं हिंदुस्तान में मुस्लिम परस्त हूं और पाकिस्तान में हिंदू परस्त हूं। गांधी जिस हिंदुस्तान का तस्वुर पेश कर रहे थे, हम जिसकी बात यहां कर रहे हैं, वह एक सेक्युलर हिंदुस्तान था। लेकिन सेक्युलर इस शब्द से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाया करती। लोगों का कहना है कि गांधी मजहबी आदमी थे, धार्मिक आदमी थे, और उन्होंने यह कहा था कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए सेक्युलरिज्म दरअसल उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू के दिमाग का फितूर है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इतिहास जानते हैं वे जानते हैं कि गांधी 1930 के बाद से कई मौकों पर सेक्युलर हिंदुस्तान, सेक्युलर राज्य, इस तस्वुर से अपना इत्तेफाक जाहिर कर चुके थे। और इस सेक्युलर हिंदुस्तान का मतलब क्या था? इस सेक्युलर हिंदुस्तान का मतलब बहुत साफ था। यह एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जिसमें बहुसंख्यकवाद नहीं होगा, मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होगा। गांधी ने जो एक कल्पना प्रस्तुत की, वह कल्पना थी कल्चरल डेमोक्रेसी की। यह एक ऐसा मुल्क होगा जहां सांस्कृतिक लोकतंत्र होगा। गांधी को मुसलमानों से सीधी बात करने में कोई झिझक नहीं थी। आप गांधी के वक्तव्य पढ़ सकते हैं और गांधी की प्रार्थना सभा के जितने भी वक्तव्य हैं उनको आप उनके संपूर्ण वांग्मय में जाकर पढ़ सकते हैं। गांधी को अगर कोई बात कहनी होती थी तो उसके लिए यह कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि मैं मुसलमानों के बीच हूं तो मैं मुसलमानों की आलोचना नहीं कर सकता। उन्होंने हिंदुओं की हिंदुओं के सामने आलोचना की और मुसलमानों की मुसलमानों के सामने आलोचना की। आज 2016 में जिस वक्त हम यहां बैठे हैं, गांधी और नेहरू, सुभाष बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, सरहदी गांधी, इन तमाम लोगों का, अरुणा असफ अली, इन तमाम लोगों का हिंदुस्तान का जो तस्वर था, जैसा मैंने सबसे पहले कहा, वह खतरे में है। अब इसमें मुसलमान क्या करें? क्योंकि यह कहा जा सकता है कि मुसलमान निशाने पर है, और जो निशाने पर है आप उससे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। और मुझे फिर यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि चूंकि हमला मुसलमानों पर उनके मुसलमान होने की वजह से, इंसान होने की वजह से नहीं, इसलिए मुसलमानों को बतौर मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी शहरियत पर दावा पेश करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि हम बतौर शहरी अपने सारे हुकूक पर दावा पेश करते हैं और हम किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं। इसमें किसी भी तरह की संकोच और शर्म की जरूरत नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि अगर हमला आप पर मुसलमान होने की वजह से हो तो अपनी मुसलमानियत को सामने रखना ही पड़ेगा। गांधी को एक उनके मित्र ने कहा कि आपने चोटी रखना बंद कर दिया शर्म की वजह से, और गांधी ने कहा कि हां, मैं ये मानता हूं कि मैंने उस वक्त दरअसल चोटी रखना बंद किया था शर्म की वजह से, और चूंकि मैंने शर्म की वजह से बंद किया था इसलिए मैं वापस रखना शुरू करूंगा। आपको यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यह बात उतनी अजीब है नहीं। उनका यह कहना था कि मुझे अपने वजूद को लेकर किसी भी तरह का संकोच और शर्म नहीं होनी चाहिए, और जब तक मेरा फैसला ना हो मैं किसी और के कहने से, किसी जोर जबरदस्ती और दबाव से
अपने वजूद के किसी भी हिस्से को किसी दूसरी जगह न तो दबाने को तैयार हूं, न उसे विलीन करने को तैयार हूं। इसलिए जिस हिंदुस्तानियत की हम बात करते हैं, वह हिंदुस्तानियत अलग अलग पहचानों को खत्म कर देने से नहीं बनती। वह उन अलग अलग पहचानों को उनके पूरेपन में तस्लीम करने से, उनकी इज्जत करने से और उन पहचानों के लिए यह मौका पैदा करने से कि वे एक दूसरे से दोस्ताना रिश्ता कायम कर सकें। एक मुसलमान है, लेकिन वह मुसलमान एक दूसरे हिंदू से, एक दूसरे ईसाई से और किसी दूसरे मजहब वाले से वह बतौर इंसान एक रिश्ता कायम कर सकता है। इसका मौका जिस सेक्युलर हिंदुस्तान का तस्वुर हमने किया था, उसमें इसका पूरा मौका है। और अगर हमें अपनी परख करनी है तो यह परख करनी चाहिए कि हमने उस मौके का कितना फायदा उठाया। जैसे यह एक ऐसा जमावड़ा है जो मुसलमानों का जमावड़ा है, और मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है कि ऐसा जमावड़ा हो। लेकिन जब मैं इस जमावड़े में आता हूं और मैं ये देखता हूं कि यह प्रायः मुसलमान मर्दों का जमावड़ा है, तो मैं इसे मुसलमानों का जमावड़ा मानने से इनकार करता हूं। अगर इसमें आधी आबादी औरतों की यहां नहीं बैठी हो, तो मैं नहीं मानता कि यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में न तो पूरी तरह से यह सोच सकती है यह सभा, न उसके बारे में कोई फैसला कर सकती है। यह मुमकिन नहीं। मैं यह कह सकता हूं कि यह जो जगह है, यह जनतांत्रिक जगह नहीं है, और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जनतांत्रिक बने। उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शहरियत, अपनी राजनीतिक नागरिकता के अधिकार पर दावा पेश करना है, और साथ साथ नई पहचानों के बनने के मौके भी पैदा करने हैं। वो आत्मविश्वास हमारे भीतर आना चाहिए। अक्सर लोग यह कहा करते हैं मुसलमानों के बारे में कि उन्हें विक्टिमहुड से निकल आना चाहिए, और मैं उन्हें यह जवाब देता हूं जो मेरी दोस्त गजाला बेहतर तरीके से कहती हैं कि मुसलमानों को विक्टिम बनाना बंद कर दीजिए, विक्टिमहुड भी बंद हो जाएगा। आप ये ना कहिए उन पर हमला करते हुए कि विक्टिमहुड से निकल आओ। आप हर कुछ दिन पर उन पर हमला करते रहिए और आप ये कहिए कि आप विक्टिम बन के बात ना करें, तो ये नहीं चलेगा। तो विक्टिमहुड का भी पूरा दोष मुसलमानों पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह बात हिंदुस्तान के हर एक राजनीतिक दल से आपको करनी होगी कि क्या वे हिंदू दबाव के नीचे ही काम करते रहेंगे, वह चाहे कांग्रेस हो, वह चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दूसरी पार्टी। क्या उनकी भाषा उसी तरह की भाषा होगी, और क्या जब वे मुसलमान की बात करेंगे तो वे मुसलमान की एक खास छवि को ही सामने लाकर पेश करेंगे, उसकी खास तस्वीर को। क्योंकि मुसलमान एक मुसलमान नहीं है। जैसा हिलाल अहमद आएंगे, CSDS के हमारे दोस्त, तो वे अपने रिसर्च से आपको यह बतलाएंगे कि जब मुसलमान कहा जाता है तो उसके भीतर कितने मुसलमान छिपे हुए होते हैं, कितनी। जैसा इम्तियाज अहमद हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट कोलीग हैं और सीनियर प्रोफेसर हैं, वे अपने रिसर्च से साबित कर चुके हैं कि आप मुसलमान कह के हमें दरअसल कुछ बता नहीं रहे होते, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं? क्या आप एक दर्जी की बात कर रहे हैं? क्या आप एक बूचड़खाने में काम करने वाले आदमी की बात कर रहे हैं? क्या आप एक उस मुस्लिम औरत की बात कर रहे हैं जो किसी कॉलेज में पढ़ा रही है या कहीं डॉक्टर है या नर्स है, उसकी बात कर रहे हैं? क्या आप एक पिछड़ी जाति के मुसलमान की बात कर रहे हैं? क्या आप एक दलित मुसलमान की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? या सिर्फ मुसलमान कहने से पता नहीं चलता। इसलिए मुसलमान कहने के साथ साथ हमें बाकी तमाम चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, दूसरे लोगों को भी। लेकिन अक्सर इस बात का लालच पैदा होता है कि जब हम इस तरह की सभा में बैठे हों तो हम बाकी तमाम परतों को और पहचानों को हम मुझे खुद निकलना है, मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं, उन बाकी परतों को और पहचानों को
हम दबा न दें, खत्म ना कर दें। कुल मिलाकर जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि हिंदुस्तान का तसव्वुर कोई बना बनाया तसव्वुर नहीं है जिसके हम वारिस हैं। हम बराबर, और इस आदत से हम निकल आए, और ये मैं आखिरी बात कह रहा हूं अभी की, इस आदत से हम निकल आए कि हम हमेशा 1947 के पहले जाकर बात करें। अब हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा हिंदुस्तान का तसव्वुर क्या है। आज जो 40 बरस का है या 40 बरस की है, आज जो 25 बरस का है, 25 बरस की है। आपने कल कन्हैया की स्पीच सुनी। वह नौजवान 25 बरस के आसपास का नौजवान है। ये उसका हिंदुस्तान है, ये इन लोगों का हिंदुस्तान है। अब हमें अपना तसव्वुर पेश करना होगा। अब हम मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सहारे अपने आप को टिकाकर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। इसलिए ऐसे मौकों का इस्तेमाल हम वैसे ख्याल को और वैसे तसव्वुर को बनाने में, उस पर विचार विमर्श करने में, उसमें अपनी भागीदारी निश्चित करने में, उसमें दोस्तियां बनाने में, उसमें एकजुटताएं बनाने में, अलायंसेस बनाने में, उनके बारे में बात करने में हम इन मौकों का इस्तेमाल करें। मैं यही चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।